नहीं चाहिए तुम्हारे अच्छे दिन दो ही लोगों को मुबारक हो, अंबानी अडानी को। जो भारत माता को बेच रहा है वो राष्ट्रवादी हो सकता है? वो तो कुकर्मी है। मोदी आपके राज में कटोरा दे दे हाथ में, मर जाई हमारे बीवी बच्चा बाबा की सरकार में। हमको मालूम है मोदी जी की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। बोलना तो वो भी चाहते हैं, बोलना तो वो भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें साहब, मजबूरी है। नमस्कार। आज हम बात करने आए हैं देश की अर्थव्यवस्था पर लगी उस बीमारी के बारे में जिसके बारे में जानते तो सब हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता। और कोई बात ना करे इसीलिए कभी हिंदू मुसलमान, कभी लव जिहाद, तो कभी किसी फिल्म के गाने को बॉयकॉट करने जैसे गैर जरूरी मुद्दों पर जनता को उलझा दिया जाता है। चारों तरफ खामोशी है क्योंकि बड़े बड़े चैनलों में फर्जी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर बैठे पत्रकार अपने आकाओं की चरण वंदना करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी जवाबदेही अब जनता के प्रति नहीं, सत्ता में बैठे नेताओं के प्रति हो गई है। और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी पर, क्योंकि इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था पर और देश के युवाओं के भविष्य पर लगी सबसे बड़ी बीमारी यही है। कहने को हमें गर्व है कि हमारा देश एक युवा शक्ति है, लेकिन हकीकत यह है कि देश के युवा सड़कों पर धरना दे रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं और बेरोजगारी के तले पूरी तरह दब चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अनुराग ओझा जी मौजूद हैं। छाए हुए हैं आजकल कई दिनों से सोशल मीडिया पर, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं और ज्यादातर छाए हुए हैं। भाई क्यों बोलते हैं मोदी के खिलाफ? मैं क्या कहता हूँ कि जो मोदी के खिलाफ जिस दिन जनता भी बोलेगी ना, वो भी छा जाएगी, सब छा जाएंगे। रवीश कुमार बोलता था, देखो आज उसके कितने फैन फॉलोअर्स हैं। डर नहीं लगता है? डर का है बात का, तानाशाही चलेगी। मुझे अपने संविधान पे, अपने प्रशासन पे विश्वास है, डर क्यों लगेगी? आप सोचते हैं, जान पूछना चाहते हैं ये कि मोदी के खिलाफ हम बोल रहे हैं तो प्रशासन हमें प्रताड़ित करेगी, यही कहना चाहते हो ना? इसीलिए आप लोग नहीं बोल रहे हो। ईडी सीबीआई हमारे घर पे देशद्रोही बना देंगे। देशद्रोही काहे बना देंगे भैया, काहे बनाएंगे ये? ये बना सुनते नहीं है ना अपनी आलोचना। हाँ, ये बना भी सकते हैं। किसान को ये खालिस्तानी बोल देते हैं, तो भैया जो मोदी के खिलाफ बोलेगा उसे तो ये देशद्रोही कर ही सकते हैं। अनुराग, गंभीर बात यह है कि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है देश में। 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है बेरोजगारी में, लेकिन आज कोई बात क्यों नहीं करना चाहता इस विषय पर? जब हम बात करते हैं लोगों से, लोग क्यों कतरा रहे हैं इस पर बात करने से? सर, आप लोगों से कुछ नहीं होगा। जो टीवी चैनल वाले हैं वो नफरत फैला रहे हैं, रातों दिन नफरत फैलाने का काम करते हैं। वो रात में कुछ और दिखाते हैं, आप लोग दिन में कुछ और पूछते हो। मेरा सवाल ये है कि लोग क्यों नहीं बोलना चाहते? कहीं डर का माहौल है क्या लोगों के बिल्कुल अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। भाई जो सत्ताधारी सांप है, उन्हीं के हाथ में पूरा जहर है। प्रशासन उन्हीं के हाथ में है, सत्ता उन्हीं के हाथ में है, सब कुछ है। ईडी सीबीआई उन्हीं के हाथ में है। अगर उनकी गलती से कोई जबान मिस्टेक हो गई, जैसे प्रधानमंत्री जी की हुई थी, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हम बोल देना ऐसा कुछ, तो हम पता नहीं कौन से थाने में सड़ जाएंगे। गृह मंत्री जी की जबान लड़खड़ाती है, और उनके कहने पे, मैंने गृह मंत्री जी के कहने पे 12वीं के बाद इंटर किया। 12वीं के बाद इंटर किया, आज भी मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं वैसे इंटर तो कर लिया, बीए भी कर रहा हूँ, मुझे भी रोजगार चाहिए भाई, सबको चाहिए रोजगार, तो सबको चाहिए। जितने युवा हैं, युवा भाई हैं, सबको रोजगार चाहिए। तो ये रोजगार देने का काम नहीं करते। 4 साल का रोजगार दे, अरे तुम्हारे इलेक्शन का चुनाव भी होता है, 5 साल का होता है, तो हमको 4 साल बाद तुम कह रहे हो कि चलो जी निकलो। लेकिन लोग तो इस बात को नहीं समझ रहे, फिर काहे लोग वोट देते हैं उन्हें? अरे वोट इनको कोई नहीं देता है। इन्होंने ऐसा मशीन में वायरस डाल रखा है कि 100 वोट डालोगे ना कांग्रेस वालों को या आम आदमी वालों को, तो 90 वोट भाजपा में चला जाएगा। यही चल रहा है भैया, इससे तो वो जीत ही जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ वॉलेट पेपर से चुनाव एक बार करवा दो, 24 वाला चुनाव वॉलेट पेपर से करवा दो, देख लो कितना जीतते हैं। बेरोजगारी का आलम भयानक है, लेकिन बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं कि अपने घरों के चाकुओं और छुरियों में धार लगा लो। कैसे देखते हैं उन बयान को, उस बयान को? एक सांसद, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जब ये कह रहा है कि आप अपने घरों में जो चाकू हैं उनको धार बढ़ा लो, उनकी कब मौका मिले उसका इस्तेमाल करने? भाई देखो, हमें अपने प्रशासन पे विश्वास है, हमें अपने गृह मंत्री जी पे विश्वास है, हमें अपने संविधान पे विश्वास है। और जो उन्होंने प्रज्ञा जी ने हमारे जैसा के पापा को निकम्मा बोलने का काम करा है, सीधा तो बोल नहीं सकती अमित शाह जी को। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा चाकू की धार तेज कर लो, तो इसका मतलब सीधा जाता है कि वो अमित शाह जी को निकम्मा कहने का काम करती हैं। भाई आपको अपने पुलिस पे, प्रशासन पे विश्वास है नहीं है? देश का प्रशासन किसके हाथ में है? किसके हाथ में बताइए? केंद्र के हाथ में। केंद्र के हाथ में, उनके अमित शाह जी के हाथ में है ना। और अमित शाह को आप इतना कमजोर समझते हैं कि वो ऐसा दिन आ जाएगा कि प्रशासन हाथ पे हाथ रख के खड़ी रह जाएगी और आपको कोई मार के चला जाएगा? मुझे तो अपने प्रशासन पे विश्वास है, अपने संविधान पे विश्वास है, अपने अमित शाह पे विश्वास है।
मुझे विश्वास है अभी भी। और प्रज्ञा ठाकुर को अगर उसे विश्वास नहीं है ना, तो वो अमित शाह जी को निकम्मा कहने का काम। एक गंभीर सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे ही चुनावों का समय आता है बीजेपी के अक्सर जो नेता है हिंदू मुस्लिम के इस तरह के बयान देने लगते हैं। ये जो एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत हुई है, राजनीतिक भविष्य को कैसे देखते हैं आप? राजनीतिक भविष्य अगर ऐसी ही होती रहेगी, तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि हिंदू मुसलमान की भाई राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे मुद्दों पे चुनाव लड़ो। जो तो आपने वादा किया पूरा किया हो दिखाओ। भाई मैं तो देखता हूँ एक नेता ऐसा है जो कहता है अगर मैंने आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाया है तो ही मुझे वोट देना, अगर मैंने आपके लिए हॉस्पिटल बनाया है तो ही वोट देना, अगर मैंने आपको बिजली पानी दिया है तो ही वोट देना। और ये अगर 24 के चुनाव में ऐसा लिखते हैं ना, मैंने 100 स्मार्ट सिटी बनाई हो तो ही वोट दो, 2 करोड़ रोजगार दिया हो तो ही वोट दो, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार करी हो तो ही वोट दो, 15 लाख दिया हो तो ही वोट दो, कह सकते हैं ये। हिम्मत है इनके बीजेपी के किसी भी नेता में जो ऐसा कह के वोट ले ले। लेकिन लोगों के अंदर डाल दिया गया ना, मुसलमानों को टूटी टाइट कर रखी है नहीं, ना। कुछ टूटी टाइट नहीं कर रहे हैं। मैं क्या कहता हूँ इनसे कि पागल की बात पागल ही समझते हैं, और पागलों का नटबुट पागल ही कसते हैं। कि गरीबों का मसीहा बन के उभरे थे, तो गरीबों के ये मसीहा के रूप में ही डूबेंगे, क्योंकि इन्होंने गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया है। ऐसी बात कर रहे हैं, सच्ची राष्ट्रवादी सरकार है, आप उस पर इतने इल्जाम लगा रहे हैं, बताइए। अच्छा, सरकारों का भी कोई धर्म होने लगा, क्यों राष्ट्रवादी हो गए? इससे पहले जो थे वो राष्ट्रवादी नहीं थे। राष्ट्र को उन्होंने बेचने का काम किया। जो भारत माता को बेच रहा है वो राष्ट्रवादी हो सकता है? वो तो कुकर्मी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, जो देश की संपत्ति को बेच बताओ, दे। आप ये बात बोल रहे हो, बड़े बड़े चैनल में बैठे, बताओ अमीश देवगन सुधीर चौधरी, बताओ बात नहीं करे, बोलते नहीं है वो तो इस भाई बारे में। इहाड़ी तिहाड़ी क्या बोलेंगे? इहाड़ी तिहाड़ी उनको तो नहीं लग रही है सब। भाई उन्हें कुछ नहीं लगेगा। वो तो आका की गुलामी करते हैं। मैं किसी की गुलामी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो आजाद हूँ जी। मैं आजाद हूँ, और मैं ये बात गर्व से कह रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान में ये अधिकार देकर गए हैं। और मुझे अभी भी अपने गृह मंत्री जी पे विश्वास है कि वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। उन्हें भी पता है कि ये सही है। बोलना तो वो भी चाहते हैं, बोलना तो वो भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें साहब, मजबूरी है। मजबूरी है उन लोगों की, बोलना तो सब चाहते हैं। आपको एक आंकड़ा बता दूं, लोकसभा में आपको जानकर हैरानी होगी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 22 करोड़ लोगों ने भारत सरकार से नौकरी के लिए आवेदन करे और भारत सरकार ने 7 लाख लोगों को नौकरियां दी। 22 करोड़ के मुकाबले 7 लाख नौकरियां। आज हर तीसरा बंदा बेरोजगार दिख रहा है देश में। वाकई आपको लग रहा है कि बेरोजगारी एक भयानक रूप लेने जा रही है इस देश में? आपको तीसरा बंदा लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि हर बंदा बेरोजगार है। 7 लाख कौन है? भारतीय जनता पार्टी वालों के रिश्तेदार हैं जिनको नौकरी मिल गई है। मुझे तो लग रहा है कि हर बंदा बेरोजगार है। 7 लाख कौन है? भारतीय जनता पार्टी वालों के रिश्तेदार हैं जिनको नौकरी मिल गई है। मुझे तो लग रहा है कि हर बंदा बेरोजगार है। 7 लाख कौन है? भारतीय जनता पार्टी वालों के रिश्तेदार हैं जिनको नौकरी मिल गई है। आपकी रिश्तेदारी में किसी को मिली प्रधानमंत्री जी वाली नौकरी? मिली? नहीं मिली। कैमरामैन आपके मिली? नहीं मिली। हमारे नहीं मिली, हमारे गांव में किसी को नहीं मिली। कैसे कह सकते हो आप? भाई 7 लाख तो इनके रिश्तेदार होंगे ही कम से कम। एक छोटा आंकड़ा कर दिया जाए, उन्हीं को नौकरी मिल रही है और किसी को नहीं दे रही। लेकिन विदेशों में तो डंका बज रहा है ना मोदी जी का। बताओ, अमेरिका का राष्ट्रपति जो ट्रम्प थे, आते हैं गले मिलते हैं, अब तो इतना अमेरिका जैसे देश से इतने अच्छे रिश्ते बन गए। हाँ, अब आके फिर दिल्ली के स्कूल का देखते हैं। दिल्ली के स्कूल, ये भी तो बात है भैया। जब मोदी जी ने जो विकास किया है वो भी तो दिखाओ कि हमने ये विकास कर दिया जी। 100 स्मार्ट सिटी का है नहीं घुमा के लाए थे उनको, ट्रम्प को घुमा के लाना चाहिए। हाँ, 21 एम्स जो बनाया उन्होंने, कहा था बनाएंगे, हम तो नहीं मानते भैया बनाए, कुछ नहीं बनाया। 21 एम्स दिखा के लाते। दिल्ली में इनके केंद्र के स्कूल है ना, उसको कहे नहीं दिखाए। कहाँ नौबत आ गई कि दिल्ली के सरकारी स्कूल उनको दिखाना पड़ा? बताइए। कोई तो काम अच्छा किया होगा ना 8 साल से सरकार में। आप तो सारी कमियां ही निकाल रहे हैं, एक चीज तो आपको लग रही होगी ना मोदी जी ने कुछ तो अच्छा किया तो होगा। बताओ ना, मुझे नहीं लगता भाई। आप बता दो कि कौन सा अच्छा काम किया, मैं भी आपको मानूं। एक भी काम अच्छा नहीं तो लगता। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप बताओ कौन सा अच्छा काम किया है, मैं बोलूंगा कि वो काम अच्छा है कि गलत है। आप बताओ ना, मुझे तो पता नहीं। मुझे तो लगता है कि जो इन्होंने वादा किया सबका सब झूठा वादा था, जुमला। 370 हटा दिए। 370? अच्छा, आपके रिश्तेदारों ने या आपने कितनी जमीन वहां पे खरीदी? जमीन खरीद सकते हो आज भी? जो वहाँ के प्रवासी थे, मतलब जो वहाँ के रहने वाले थे, कितने लोगों को बसाया गया? बसाया गया। अरे भैया, रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, रूस के राष्ट्रपति रोज फोन करके पूछते हैं मोदी जी से कि आगे की रणनीति क्या बनाए। अच्छा, मोदी जी से सलाह लेते हैं? भैया जब दो तोप सामने थी तब युद्ध नहीं रुका। मोदी जी ने फोन कर दिया, युद्ध रुक गया कैसे? जो अपने यहाँ का युद्ध नहीं रोक पाता, वो वहाँ का युद्ध रोकेगा? प्रधानमंत्री जी युद्ध रोकने लायक हैं? ये पता नहीं कौन सी आप भी अजीब गरीब सी बात करते हो। भाई महंगाई बेरोजगारी की बात करो। ये प्रधानमंत्री जी महंगाई बेरोजगारी के नाम पे आए थे।
आपको पता है कांग्रेस के टाइम पे गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगी रहती थी लोगों की। आजकल देखो फटाफट बुकिंग होती है, फटाफट सिलेंडर आ जाता है। हाँ, तब 400 में था, 1400 में है। अच्छा उस समय सुविधा भी तो मिल रही है। सुविधा, ऐसी सुविधा पे तो मैं थूकूं भी ना। भाई हमें हमारे पुराने दिन ही लौटा दो, पुराने दिन ही लौटा दो हमको। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे अच्छे दिन, तुम्हारे अच्छे दिन तो ही लोगों को मुबारक हो, अंबानी अडानी को। सुविधा, ऐसी सुविधा पे तो मैं थूकूं भी ना। भाई हमें हमारे पुराने दिन ही लौटा दो, पुराने दिन ही लौटा दो हमको। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे अच्छे दिन, तुम्हारे अच्छे दिन तो ही लोगों को मुबारक हो, अंबानी अडानी को। हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमें 400 में सिलेंडर और 60 रुपए में पेट्रोल भरवा दो बस। एक बात बताओ अनुराग, ये राहुल गांधी पूरा देश घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ फर्क आएगा इससे? अच्छा आपने कवरेज, बदलाव नजर आ नहीं रहे हैं? आपने, मेरी राय तो है वो नफरत मिटाने का काम कर रहे हैं। भारत जुड़ा हुआ है, जो नफरत दिलों को, युवाओं के दिलों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा, वही जोड़ने का वो काम कर रहे हैं। बाकी देश तो सुरक्षित है, उनकी यात्रा सफल हो, मंगल हो, ये ऐसी मैं कामना करता हूँ। राम जन्मभूमि जो अयोध्या का कर रहे हैं ना कि हमने कर दिया, हमने वहाँ के महाराज जी ने भी आशीर्वाद दे दिया राहुल को। बात बेरोजगारी पे कर रहे थे। देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी बीमारी के रूप में बेरोजगारी को देखा जा रहा है। 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा और ये आंकड़े कोरोना से पहले आ चुके थे। ये नहीं है कि कोरोना के बाद आए। इसके अलावा एमएसएमई में कितने उद्योग बंद हुए, कितनों के घर बिक गए, इसका तो आंकड़ा ही सरकार के पास नहीं है। मुझे ये बताइए, आज आपको क्यों ऐसा आज के टाइम जो मेन स्ट्रीम मीडिया, मुख्य धारा का मीडिया, क्यों वो जनता के अहम मुद्दों पर, जनता के मूल मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता? क्या कारण है? भैया कारण है, आका की दलाली नहीं करोगे तो रोजी रोजगार छिन जाएगा। और आप लोग भी सोचते हो कि हाथ में माइक है तो कुछ तो रोजी रोटी चल ही रही है। और अगर हमने आका का कहना नहीं माना, उनका पढ़ाया हुआ पहाड़ा नहीं पढ़ा, तो हम भी बेरोजगार हो जाएंगे। ये तो आपका एक साधन है कमाने का। इसमें गरीबों के लिए आप एक लोग सवाल नहीं पूछते। मोदी जी के समर्थकों से कभी आपने सवाल पूछा? नहीं पूछा। नहीं, हम तो लगातार पूछते हैं, तभी आपसे बात कर क्या रहे हैं। सवाल पूछा उनके समर्थकों से? नहीं, हम तो लगातार सवाल पूछते हैं, बेरोजगारी पे सवाल पूछते हैं, तो हमारे कार्यक्रम जब चलते हैं, जवाब जवाब क्या महंगाई आता पे है? सवाल। जवाब उनका क्या आता है महंगाई पे? अब कहते हैं भैया मुसलमानों की टूटी टाइट है, क्या हुआ, विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी अरे का? कुछ अंका डंका नहीं बज रहा है। डंका वही चार लोग जो आपसे कहते हैं ना विदेशों में डंका बज रहे हैं, वही डंका बजा रहे हैं जी, बजा रहे हैं। बाकी कोई डंका नहीं बज रहा। मोदी आपके राज में कटोरा दे दे हाथ में, मर जाई हमारे बीवी बच्चा बाबा की सरकार में। अनुराग, 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है। क्या 2024 के सेमीफाइनल फाइनल की तरह आप देख रहे हैं? क्या लगता है 2024 के चुनावों में, इन चुनावों का जो रिजल्ट आएगा उसका असर पड़ेगा? बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा ना, तो 9 में से 9 सीट ही, सिर्फ 9 सीट, 9 राज्य नहीं बोल रहा हूँ मैं, 9 सीट भाजपा की आ सकती है बस। बाकी जितना इन्होंने नफरत बोया है ना, अब वो काटने का समय आ गया है। आप हमेशा मोदी के खिलाफ बोलते हैं, वायरल हो रहे हैं, डर नहीं लगता आपको? धमकियां नहीं आती हैं? नहीं, धमकियां आने तो धमकियों से कौन डरेगा? माफी मांग लें, आप चाहते हो समारकर बन जाएं, तलवे चाट लें अंग्रेजों के। अंग्रेज हैं जो आज के अंग्रेज हैं, जो सत्ता पे अंग्रेज बैठे हैं, उनके तलवे चाटें। सावरकर को वीर सावरकर कहते हैं वो। नहीं, आप लोग कहते होंगे, मैं तो नहीं मानता। जो माफी मांग ले वो वीर हो सकता है, वो वीर हो सकता है जो माफी मांगे। आप बताओ, वीर भगत सिंह को मैं कहता हूँ, वीर मैं उनको कहता हूँ, वो वीर थे या फिर वो जो माफी मांग ले वो वीर है? हिंदुओं की सरकार पर इतने सवाल उठा रहे हैं। हिंदुओं की सरकार, तो यहाँ पे मुसलमानों, भैया जब से देश आजाद हुआ तब से मुसलमानों की सरकार कहाँ है? आरएसएस की सरकार चल रही है। आरएसएस की सरकार चल रही है, ठीक है, चलने दो। भैया हिंदुओं की सरकार है, फिर भी हिंदू खतरे में है। मैं नहीं कहता ऐसा, ये लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। मौलाना को प्रधानमंत्री बनाइए, मुसलमान भी खतरे में आ जाएगा। खैर, एक आखिरी सवाल अनुराग, गंभीर सवाल पूछना चाहूंगा, क्या वाकई देश के युवाओं का भविष्य बेरोजगारी के कारण आप खतरे में लटकता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल, एक एक दिन कटता है भैया। हमको मालूम है मोदी जी की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। एक दिन एक साल की तरह कटता है बेरोजगारों का, ये बात नोट कर लो। एक दिन एक साल की तरह कटता है। अनुराग ओझा हमसे बात कर रहे थे, लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछते आ रहे हैं अनुराग ओझा। फिलहाल हम बात बेरोजगारी पे कर रहे थे, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पर लगी सबसे बड़ी बीमारी यही है। हमारी बेरोजगारी पर ये सीरीज लगातार चालू रहेगी। फिलहाल मुझे, मेरे सहयोगी विश्वजीत झा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।